तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। खाद्य क्षेत्र से हमने देखो, खाद्य उपजाऊ क्षेत्र होता है, हर साल बाढ़ का पानी यहाँ पर आता है। बाढ़ का मैदान या कछारी मैदान इसे कहा जाता है। मिट्टी का रंग हल्का होता है और कंकड़ युक्त ये मिट्टी होती है। और कंकड़ जो होते हैं इन्हें भूंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूंड इन्हें कहा जाता है। बांगर होता है, सबसे अधिक सबसे अधिक क्षेत्र है ये उत्तर के मैदानों के अंदर। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्र ये रहता है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? नमकीन परत यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इस नमकीन परत को रे या कलर कहा जाता है। रे या कलर नमकीन परत को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना होगा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है और ये बांग्लादेश और भारत में विस्तार से फैला हुआ है। देखिए क्या जाता है? डेल्टा। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पर फैला हुआ है ये भारत व बांग्लादेश। बांग्लादेश 1971 के अंदर बना था। ठीक है, पाकिस्तान से ये अलग हुआ था। जैसे नदियाँ, डेल्टा होता क्या है? नदियाँ अपने मुहाने पर क्या करती है, यानी जहाँ पर नदियाँ अलग अलग भागों में बंटती है तो उसे मुहाना कहते हैं, जहाँ पर वो समुद्र में मिलती है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पर से कोई नदी आ रही है तो समुद्रों से मिलने से पहले ये कुछ इस प्रकार बट जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये बटेगी तो यहाँ पर अपनी जो गाद पीछे से ये लेकर आई थी, जो तराई क्षेत्र से इसने गाद इकट्ठा की थी, और इसको एक कहाँ पर बिछा देगी? इस एरिया में बिछा देगी। इस एरिया में क्या होगा? इस एरिया के अंदर डेल्टा का निर्माण होगा। डेल्टा का निर्माण होगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा रहता है। ठीक है, अब कुछ नदियाँ जैसे बीच में भी मिट्टी को बिछाती है, बालू जो इनके अंदर होता है तो उसे बीच में ही बिछा देती है। तो बीच में एक धीरे धीरे मान लीजिए ये कोई नदी आ रही है और नदी अपने साथ बालू लेकर आ रही थी, यहाँ पर ये बिछाती रही, धीरे धीरे ये बड़ा हो गया और नदी का जो पानी है इससे इस साइड से होकर बहना शुरू हो गया। तो ये जो एरिया बनता है इसे नदिया द्वीप कहते हैं। नदिया द्वीप इसे कहा जाता है। भारत का असम में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप मांजुली द्वीप है। इसे अब नगर या जिले का दर्जा इसे दिया गया है। जिले का दर्जा मांजुली द्वीप को दे दिया गया है। ठीक है, किसका दर्जा दिया गया है? जिले का दर्जा इसे दे दिया गया है। देखिए एक मिनट, अब हमने क्या पढ़ लिया, क्या हमारा रहता है, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये हिमालय पर्वत हो गया आपका। ठीक है, ये भाबर प्रदेश हो गया। भाबर प्रदेश, यहाँ पर नदियाँ हमें दिखाई नहीं देती, यहाँ पर कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये तराई में भी कंकड़ पत्थर होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, वहाँ पर हमें नदियाँ दिखनी शुरू हो जाती है। नदियों का पानी बाढ़ वाला पानी होता है, नदियाँ यहाँ पर हमेशा रहती है। अब मान लिए ये कोई नदी है, ये नदी है अक्षेत्र या नदी घाटी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नदी घाटी है ये इस दिशा से अब कोई नदी आ रही है। ये जो पास वाला एरिया होगा, नदी के पास वाला एरिया, ये जो पास वाला एरिया होगा नदी का, ये पास का एरिया, तो ये पास का एरिया क्या कहलाएगा? ये खादर कहलाएगा। ठीक है, और ये एरिया जो नदी से दूर का एरिया है, नदी से दूर का एरिया है, ये एरिया क्या कहलाएगा? ये बांगर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बांगर क्षेत्र कहलाएगा। बांगर क्षेत्र कहलाएगा। और बांगर क्षेत्र में ये आपको क्या रहती है? रेह रहती है। क्या कहती है? रेह
कलहर, हम जिस मिट्टी को कहते हैं, नमकीन परत होती है मिट्टी के ऊपर, ये नमकीन परत रहती है मिट्टी के ऊपर, से क्या कहते हैं, रेह या कल्लर कहा जाता है। तो ये रहती है आपकी चीज़ें भाई। हिमालय पर्वत हो गए, हिमालय से नदियाँ जब आती है तो बाबर प्रदेश के अंदर विलुप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और वो तराई क्षेत्र के अंदर हमें दिखनी शुरू होती है। तराई के बाद यहाँ पर नदियाँ आ जाती है, तो नदियों के जो नदियों के पास का एरिया है उसे खादर कहते हैं। खादर या कछारी या बाढ़ का मैदान इसे कहा जाता है, ठीक है। बांगर दूर की मिट्टी होती है, इसके अंदर हमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, खादर में नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है। अब करते हैं जो भारत का उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसमें हमने नदियों के बारे में पढ़ा था कि ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। अब उन्हीं के अंदर दोआब क्षेत्र पड़ते हैं। तो दोआब क्षेत्र क्या होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। दो नदियों के बीच के भाग को दोआब क्षेत्र कहते हैं। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। प्रादेशिक विभाजन अभी आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कह सकते हो। सिंधु नदी तंत्र का मैदान, सिंधु सिंधु मार्कर चेंज कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र का मैदान, सिंधु तंत्र का मैदान, सिंधु तंत्र का मैदान। इसके अंदर क्या है भाई, इसे पंजाब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का दोआब था। 5 नदियों के दोआब को क्या कहते हैं, पंजाब। 2 नदियों के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दोआब बनता है वो कौन कौन से भाग के साथ बनता है, सिर्फ आपको दोआब याद रखना है, दोआब से ही क्वेश्चन आता है। सिंधु व झेलम के बीच, सिंधु और झेलम नदी के बीच कौन सा दोआब बनता है, ये दोआब बनता है सिंधु व झेलम नदी के बीच दोआब क्षेत्र बनता है सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, ठीक है। जैसे 2 नदियां मिलती है तो प्रयाग बनता है, उसी प्रकार 2 नदियों के बीच का भाग जो रहता है वो दोआब कहलाता है। मान लीजिए ये सिंधु नदी है, ठीक है, और यहाँ पर झेलम नदी, ये चिनाब नदी में मिल जाएगी, ठीक है। मिठनकोट के पास मिलती है चिनाब नदी, चिनाब। तो एक दोआब तो ये हो गया और एक दोआब ये हो गया ये। तो इन दोनों के बीच दो दोआब है, ये सिंधु सागर दोआब है। ये भाग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रहता है, भारत में कम, पाकिस्तान में अधिक रहता है, ठीक है। पाकिस्तान में अधिक आपको देखने को मिलता है। सिंधु झेलम दोनों के बीच कौन सा क्षेत्र है, सिंधु सागर दोआब क्षेत्र रहता है। उसके बाद आ जाती है नदी झेलम, झेलम, झेलम प्लस चिनाब, इनके बीच कौन सा क्षेत्र आ जाता है, चांज दोआब, चांज, चांज दोआब आ जाता है। फिर आ जाती है, देखिए चिनाब के बाद आ जाता है रावी, रावी बिल्कुल नीचे, और रावी से सतलज, रावी से फिर एक बीच में आएगी व्यास, और व्यास के बाद फिर सतलज नदी आ जाएगी। तो चिनाब और रावी के बीच, चिनाब व रावी के बीच, चिनाब व रावी के बीच रचना दोआब आ जाता है। चिनाब और रावी के बीच कौन सा दोआब आ जाता है, रचना दोआब आ जाता है, रचना दोआब, रचना दोआब आ जाता है। फिर रावी और व्यास के बीच, रावी और व्यास के बीच, रावी व व्यास नदी के बीच हमें कौन सा दोआब देखने को मिलता है, रावी और व्यास के बीच ऊपरी दोआब या फिर बारी दोआब, ऊपरी दोआब या फिर बारी दोआब, इसे कहते हैं बारी। देखो बारी, बारी या फिर ऊपरी दोआब, ऊपरी दोआब। फिर आ जाता है हमारी अंतिम आ जाती है, कौन सी नदी थी, व्यास प्लस सतलुज
दोआब क्षेत्र कौन सा रहता है इनका? इनका दोआब क्षेत्र रहता है, कौन सा दोआब क्षेत्र रहता है? विस्त दोआब क्षेत्र, विस्त दोआब अक्षेत्र, विस्त दोआब अक्षेत्र। देखिए रिवाइज करते हैं। सिंधु तंत्र का मैदान है, सिंधु और झेलम 5 नदियों का भाग है, इसलिए पंजाब कहते हैं। मोस्टली हमारे जो पंजाब है वो 3 नदियाँ तो भारत के अंदर है, 2 नदियाँ पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु और झेलम नदी पाकिस्तान के अंदर है, झेलम चिनाब रावी व्यास ये रहती है भारत के अंदर। भारत के अंदर भी पंजाब क्या है, विकसित है, कृषि को लेकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि रहती है। और उसी प्रकार जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है वो भी उपजाऊ भूमि को लेकर विकसित है। तो उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पर अमूमन पंजाबी भाषा बोली जाती है, लेकिन वहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा रहती है वो उर्दू भाषा रहती है। तो सिंधु झेलम मिलकर सिंधु सागर दोआब का निर्माण करती है, झेलम और चिनाब मिलकर चांज दोआब का निर्माण करते हैं, चिनाब और रावी मिलकर रचना दोआब का निर्माण करते हैं, रावी और व्यास मिलकर बारी दोआब का निर्माण करते हैं, व्यास और सतलुज मिलकर विस्त दोआब का निर्माण करते हैं। अब अमूमन कई बच्चे कहते हैं कि हमें ट्रिक से समझाना है। अब ट्रिक याद करने के लिए भी इनके नाम तो याद होना जरूरी है ना। 5 नदियों के नाम याद नहीं हो रहे, आप सोच रहे हो कि हम गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तो आप उस फल की इच्छा नहीं कर सकते जिसको पाने की आपने सपना देखा है। ठीक है, तो ट्रिक से आप याद रखोगे तो भूलोगे। ट्रिक के बजाय आप इनको रेगुलर तरीके से अपने माइंड के अंदर सेट करो, याद करो, रिवीजन करो, बार बार याद हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र के अंदर हम देख लिया, सिंधु और झेलम मिलकर सिंधु सागर दोआब बनाएंगे, झेलम चिनाब मिलकर चांच दोआब बनाएंगे, चिनाब और रावी मिलकर रचना दोआब बनाएंगे, रावी व्यास मिलकर बारी दोआब बनाएंगे। ठीक है, सतलुज और व्यास मिलकर विस्त दोआब बनाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा का मैदान। यह है सिंधु तंत्र का मैदान, उसके बाद गंगा का मैदान, ठीक है, और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मान लीजिए सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पर आती है चिनाब नदी, इसके अंदर चिनाब नदी। ठीक है, और यहाँ पर आती है झेलम नदी, झेलम नदी। ठीक है, यहाँ पर रहती है रावी, और फिर आ जाती है व्यास और सतलुज नदी। ये सभी जाकर आगे किसमें मिल जाती हैं? सिंधु नदी में मिलकर अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, चिनाब नदी और सतलुज नदी। देखिए यहाँ का जो दोआब एरिया है, ये वाला दोआब एरिया, ये क्या कहलाता है? ये सिंधु सागर कहलाता है, सिंधु सागर। ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच का ये कहलाता है चांज दोआब। ठीक है, चांज दोआब। ये जो एरिया है ये रावी और चिनाब के बीच का ये रचना दोआब कहलाता है, रचना दोआब क्षेत्र कहलाता है। फिर रावी और ब्यास का एरिया क्या कहलाता है? बारी दोआब या फिर ऊपरी दोआब कहलाता है। व्यास और सतलुज के बीच मिलकर कौन सा? विस्त दोआब मिलता है, विस्त दोआब बनता है। देखिए ये आपके दोआब क्षेत्र रहते हैं। ठीक है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको नदियाँ पता चल गई कि ऊपर क्रम ध्यान रखना है कि क्रम क्या होगा, नदियों का क्रम रखना है आपको याद बिल्कुल। तो क्रम सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको काम ही आएगा इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें अब पढ़ना है गंगा का दोआब क्षेत्र। गंगा का दोआब क्षेत्र हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल का भी पश्चिमी हिस्सा गंगा का मैदान क्षेत्र के अंदर आता है। देखिए गंगा का मैदान,
गंगा का मैदान। इसमें कौन कौन सी प्रमुख नदी जो रहती है वो गंगा नदी प्रमुख रहती है। ठीक है, गंगा नदी क्या रहती है इसमें, प्रमुख गंगा नदी रहती है। गंगा नदी के प्रमुख मैदानों के अंदर इसमें, और इसकी जो सहायक नदी है वो यमुना नदी रहती है। कौन सी नदी रहती है, यमुना नदी इसकी रहती है सहायक नदी के तौर पर। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। कितने भागों में बांटते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान। देखिए 1 मिनट भाई, इंक डाल ली है, 1 मिनट रुक जाइए बस। गंगा का मैदान कितने भागों में बांटते हैं, गंगा का मैदान 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा और मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। 3 भागों में हम इसको बांटकर पढ़ते हैं। ऊपरी गंगा का जो मैदान है, ऊपरी गंगा के मैदान के अंदर नदियाँ जाती हैं कुछ। ऊपरी गंगा के मैदान के अंदर नदियाँ आपसे पूछ ली जाती है। इसमें जो प्रमुख नदियाँ आती हैं वो गंगा, यमुना, रामगंगा। कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, ऊपरी गंगा का जो मैदान है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। कहाँ पर ये है, इसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें गंगा, यमुना, रामगंगा और गंडक और घाघरा, ये नदियाँ इसके अंदर आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा। विस्तार की बात करें तो पश्चिमी जो यूपी के अंदर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग इसके अंदर फैला हुआ है। किसके अंदर फैला हुआ है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग के अंदर फैला हुआ है। ये हो गया मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का जो मैदान है ये कहाँ पर है, इसका जो विस्तार रहता है, इसका जो विस्तार रहता है यह है उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक है। उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ठीक है, निम्न गंगा का मैदान सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया था। इसके अंदर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के पहाड़ और तराई क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के तराई क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। ठीक है, निम्न गंगा के मैदान के अंदर आते हैं। आगे आ जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, और ये हिमालय की तलछटी से लेकर, यानी हिमालय की पाद से लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर जो डेल्टा है वहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के डेल्टा तक ये फैला हुआ है। देखिए आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र इसमें इसे असम घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। इस मैदान को क्या कहते हैं, इसे असम घाटी, क्योंकि असम
असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान कहते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी इसे कहते हैं। असम के अंदर हमने पहले भी चर्चा की थी कि नदियाँ, जब नदियों के अंदर बालू इकट्ठा होता रहता है तो एक बालू का टिब्बा बन जाता है जिसे द्वीप कहते हैं, नदिया द्वीप कहते हैं। तो ऐसा ही नदिया द्वीप असम के अंदर है जिसे मांजुली द्वीप नाम दिया गया है। वर्तमान में उसे जिले का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। और विश्व के अंदर नदिया द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम तटीय मैदान, पठार, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्यक्ष कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।